हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीओ। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे डिटेल लेक्चर सीरीज में, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है आपका एवरेज, यानी कि औसत से। ठीक है, इस औसत में हम बढ़िया मज़ेदार कंसेप्ट सीखेंगे, एकदम देखेंगे आप। बस आपको मेंटली कैलकुलेशन करनी है और आप चीज़ों का आंसर तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कि औसत होता क्या है, कि कैसे आपको औसत को लेके चलना है। बस औसत के जो क्वेश्चन होते हैं आपके आने जाने का खेल है कि कौन आया कौन गया, उसके आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। बस इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है और आप चीज़ों को बिल्कुल मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे आपकी बस 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, औसत। इसे कहते हैं एवरेज। ठीक है, सबसे पहले तो हम औसत देख लेते हैं, औसत होता क्या है। औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब है बराबर का बंटवारा, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कब, बराबर का बंटवारा भी कब करोगे? जब आप चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करोगे, यानी कि जब तक आप चीज़ों का ग्रुप नहीं बनाओगे तब तक आप एवरेज नहीं लगा सकते चीज़ों में। आपसे मैं अगर कहूँ कि आप एक व्यक्ति पे एवरेज लगाओ, तो भाई एक व्यक्ति के पास जो चीज़ है वो तो उसकी है ही, लेकिन एवरेज तभी काम करेगा आप जब चीज़ों को एक साथ करते हो, यानी कि आप चीज़ों का ग्रुप बनाते हो। ग्रुप बनाते ही आपको क्या करोगे, आप उस ग्रुप को सबको बराबर करना होगा। उस ग्रुप के पास जो भी चीज़ें होंगी सबको इकट्ठी करके उनके बराबर बांटनी होती है। तो इसलिए औसत का क्या मतलब हो जाता है, बराबर का बंटवारा। ठीक है, अब बराबर के बंटवारे को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे बराबर का बंटवारा होता है। या सबसे पहले अगर औसत का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, परिणामों का कुल योग बटे परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। यानी कि जो मुझे परिणाम दिए होंगे उनको मैं ऐड कर लूँगा, वो वैल्यू आ जाएगी ऊपर उनका योग, और उनको काउंटिंग में देख लूँगा वो कितनी संख्याएं हैं वो आ जाएंगी हमारे नीचे। तो आपको क्या पता चल जाएगा, औसत पता चल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास 4 परिणाम हैं, 10, 20, 30 और 40 के, मुझे इनका औसत निकालना है। तो आप कहोगे परिणामों का कुल योग, तो मैं इन चारों को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करता हूँ तो आप देखते हैं कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा बटे आता है परिणामों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो आप कहेंगे बटे 4, यानी कि आपने कहा 25। ये क्या निकल गया आपका औसत, यानी कि ये क्या है, बराबर का बंटवारा है। यानी कि मैं इसको भी 25, इसको भी 25, इसको भी 25 और इसको भी क्या दे दूं, 25। तो क्या मिल गया, इनको बराबर में चीज़ें हमारी आपस में बांट ली गई। तो यही आपका औसत होता है। ठीक है, अब इस औसत को हम अपने तरीके से देख लेते हैं कि हम नए तरीके से उसे कैसे मेंटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक के पास है 10 रुपये, एक के पास है 20 रुपये, एक के पास है 30 रुपये, एक के पास है 40 रुपये। तो मुझे इनका औसत निकालना है कि इनका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ को समझे कि जब तक आप इन चारों को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक आप औसत नहीं निकाल सकते। तो इकट्ठा करते हैं इनको। तो मैंने कहा कि भाई आपको पता है औसत कोई ऐसी चीज़ होती है जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 और 40 आपकी बड़ी और छोटी संख्या है। तो आप जो आपका मन करता है वो औसत आप मान सकते हैं मेंटली। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा औसत कितना होगा, 20 ही होगा। अगर मेरा औसत 20 है तो यानी कि सब में क्या क्या 20 20 20 बटना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करके देख लेता हूँ चीज़ों को कि किसके पास कितनी चीज़ें कम हैं, या कितना मेरा इन 20 20 बांटने के बाद कितना मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया है, रह जाता है। तो मैं उसे क्या करूँगा, फिर से व्यक्तियों में उन्हें बराबर बराबर बांट दूंगा, जिससे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी औसत की कि मेरी औसत क्या है उनका। तो देखूँ 20 से कंपेयर अगर मैं पहले वाले को करता हूँ तो आप कहोगे ये 10 कम है। अगर इसे कंपेयर करता हूँ तो आप कहोगे ये तो बराबर है। इसे कंपेयर करता हूँ तो आप कहोगे 10 है। इसे कंपेयर करता हूँ तो आप कहोगे ये 20 ज़्यादा है। तो आपने यहाँ से देखा, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 20 बच गए। यानी कि ये 20 रुपये क्या मुझे सब में बांटने पड़ेंगे बराबर बराबर। और बटेंगे कितने में, जितने का ग्रुप होगा। हमारा ग्रुप कितने का है, 4 आदमियों का ग्रुप है, तो 20 रुपये उनमें बढ़ जाएंगे। तो आप कहोगे 5, यानी कि ग्रुप में कितने का
इजाफा होना है अभी 5 का और इजाफा होना, तो मैंने 20 औसत माना था, तो इसे कितना बढ़ जाएगा 5, तो आपका कितना आ जाएगा औसत 25। और यही हमने यहाँ निकाला था आपका, ये रहा आपका 25। तो यहाँ से भी 25 आया और यहाँ से भी हमारा 25 आ गया। तो आपको इसी मेथड का इस्तेमाल करना है, इससे आपकी कैलकुलेशन भी बचेगी और आपका साथ में टाइम भी बचेगा। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि आप कैसे करेंगे। जैसे कुछ भी संख्याएं हैं आपको दी है 48, 54, 64, 68, 70, 76, 66, 58। ठीक है, ये आपको संख्याएं दे दी गई, एग्जाम में संख्याएं आएंगी और आपसे पूछ लिया गया इनका औसत क्या होगा। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप इन सबको पहले जोड़ेंगे फिर इनको संख्याओं से, कुल संख्या से उन्हें भाग देंगे, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये देख लें कि इनमें छोटी और बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बड़ी इजीली पता चल जाएगा। 48 छोटी है और मेरी 76 यहाँ पे सबसे बड़ी है, तो औसत तो इनके बीच में ही रहने वाला है आपका। तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी आप औसत मान लीजिए। मैंने इनका औसत मान लिया 60 अगर मैंने औसत मान लिया तो मैं इनको तुरंत कंपेयर करके देख लेता हूँ इनमें क्या है। अगर इसे कहोगे तो ये 12 कम है, अगर आप इसे कहते हो तो ये 6 कम है, और ये कहते हो आप 4 ज़्यादा है, इसे कहते हो ये 8 ज़्यादा है, इसे कहते हो ये 10 ज़्यादा है, और ये है आपकी 16 ज़्यादा, ये आपकी 6 ज़्यादा है, और ये आपकी 2 कम है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 12 यहाँ से कम है, तो इस 12 से ये 8 और 4 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे -6 ये +6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, 10 बचा, 16 बचा और 2 बचा। तो आप 10 और 16 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 26 में से 2 घटाएंगे तो आपको पता चल गया 24 एक्स्ट्रा बच रही हैं, यानी कि 60 एवरेज मानने के बाद ये जो 24 संख्या बची है ये एक्स्ट्रा बच गई है। अब इस 24 को भी मुझे क्या है, बराबर बांटना है। संख्याएँ कितनी है मेरी, 8 है, तो मैंने कहा 8 में से मैंने बांट दिया, यानी कि अभी एवरेज में कितने बढ़ोतरी होनी है, 3 की बढ़ोतरी होनी है, तो आप इसमें 3 ऐड कर दो, 63 क्या आ जाएगा आपका औसत आ जाएगा। बताओ आपको कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी, कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथड का इस्तेमाल करें और आप तुरंत जो है औसत निकाल पाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और आपको उसका औसत निकालना था, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके कैसे उसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था एग्जाम में, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। आपको दिया गया है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं और आपसे इनका औसत पूछा गया है। तो संख्याएं क्या क्या है, 76 है, 48 है, 86 है, 66 है, 70 है और 62 है। ये आपको संख्याएं दी हुई। कुल संख्याएं कितनी हैं, 6 संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या संख्याएं, 76 है, 48 है, 86 है, 66 है और आपकी 70 है और 62 है। ये आपसे संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, आपने देखा कि भाई छोटी और बड़ी संख्या देख लेता हूँ, मुझे 48 दिख रही है और बड़ी संख्या 86 दिख रही है, तो औसत तो इनके बीच में ही रहने वाला है। इनसे छोटी वाली से कम नहीं होना और बड़ी वाली से ज़्यादा औसत नहीं होना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी 70 मैंने एवरेज मान लिया कि भाई मेरा 70 क्या होगा, एवरेज होगा। इससे मैं कंपेयर कर लेता हूँ। आप कहोगे ये 6 ज़्यादा है, अगर 48 से बात करते हो तो ये 22 कम है, 22 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है। ये कितना कम है, ये 4 कम है। ये बराबर है और ये कितना कम है, 8 कम है। अब यहाँ पे कंपेयर देख लेते हैं। आप कहोगे 16 और 6 22 होते हैं, 22 से तो 22 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या क्या बचा, 8 और 4, यानी कि आपने कहा माइनस का 12 बच गया। अब जब -12 बच गया तो आप कहोगे ये माइनस क्या है, ये औसत में कमी होनी है, किन की, सब में। तो कितनी संख्याएं थी, 6 संख्याएं थी हमारे पास। तो आप कहोगे अभी औसत में कितना ही कमी होनी है, 2 की कमी होनी है। मैंने औसत माना था 70, तो 70 में से 2 कम हो जाएगा, 68। बताओ आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी यहाँ पे, कुछ नहीं करना। इस तरीके का इस्तेमाल करें और सेकंडों में आप सवाल सॉल्व करें अपना। तो चलिए इसमें जो है अब थोड़े से कंसेप्ट देख लेते हैं कि इनसे औसत में क्या क्या कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे टाइप के आपके कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों। औसत में सबसे पहले हम सीखते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रमागत संख्याओं पर ही। क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है सक्सेसिव नंबर, यानी कि लगातार संख्याएं। लगातार संख्याएं तो इसका मतलब है कि उनके बीच में अंतर जो है वो समान रहता है। यानी कि जैसे आपसे कह दूँ कि 4 क्रमागत संख्याएँ हैं तो कोई सी भी हो सकती हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गई, ये क्या है आपकी क्रम में है,
तो इनके बीच क्या है अंतर, सबके बीच में एक एक है। ऐसे ही आपसे कई बार कह देता है कि क्रमागत विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं भी कहीं भी हो सकती हैं, जैसे 7, 9, 11, 13, ये भी क्या है क्रम में है। कैसे, आपको पता है सबके बीच में 2-2 का अंतर है। ऐसे आपसे कह दे कि भाई क्रमागत सम संख्याएं, तो सम संख्याओं के बीच भी अंतर क्या होता है, 2-2 का अंतर होता है। तो आप देखेंगे कि क्रमागत पे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि क्रमागत पे क्या तरीका आपका होना चाहिए कि आप क्रमागत वाले सवालों को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि क्रम में कोई भी संख्या होगी उनके बीच अंतर हमेशा समान रहेगा। अगर मैं कह दूं कि आपके पास 10 क्रमागत संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 1 से लेके 10 तक मेरे पास 10 क्रमागत संख्याएं होंगी। अब आपको पता है कि इनका मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए इसमें क्या तरीका इस्तेमाल करना है, आपको करना है अंतिम संख्या और प्लस प्रारंभिक संख्या और बटे 2। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका औसत। ठीक है, इसे कहेंगे हम क्रमागत में इसी तरीके का इस्तेमाल करना है आपको। तो जैसे 1 से 10 तक लगातार आपको 10 क्रमागत संख्याएं दी थी, तो मैं देख लेता हूँ अंतिम 10 है, पहली 11 है, तो 10 + 1 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा 5.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चलेंगे। जैसे आपको दे देता है कई बार कि ये बताओ कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो 10 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ये आपकी 10 क्रमागत संख्या होगी, 5 और 5 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही तरीका अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 बटे 2 यानी कि क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका औसत। आप इसे ऐसा भी कह सकते थे कि जब आपको पता है कि सम संख्याएं कितनी हैं 10 हैं, सबके बीच अंतर 2-2 का होता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा 10 × 2 करता हूँ तो कितना हो जाता है 20। यानी कि अंतिम संख्या क्या होगी मेरी 20। पहली संख्या 2 होती है क्योंकि 2 से ही सम संख्याएं आपकी शुरुआत करती हैं। तो देखो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि संख्या कौन सी होगी। अगर आप इससे और भी फास्ट चलना चाहते हैं तो देखो एक मेथड और सिखा देता हूँ मैं क्रमागत संख्याओं को करने का। ठीक है, आपने कहा कि मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, मुझे इनका औसत पता करना है। तो देखो आपको पता है कि औसत में क्या होता है, चीज़ें बराबर होती हैं सबके पास। तो अगर मैं इन 5 को बराबर करना चाहता हूं तो मुझे पता है कि औसत कहीं बिल्कुल बीच में होगा। बीच में होगा मतलब 2 मुझे इधर छोड़ने पड़ेंगे और 2 मुझे इधर छोड़ने पड़ेंगे। जो बीच की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, आपका औसत कहलाएगी। जैसे इस बात को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जैसे मेरे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, अगर मैं इनका औसत निकालना चाहता हूं तो औसत कितना आएगा, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 बटे 3। आपने कहा कि 15 बटे 5, हमने कहा 3 क्या आ गया, इनका औसत आ गया। तो आपने देखा 3 कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच है। यानी कि 2 संख्या आपने इधर छोड़ दी, 2 संख्याएं आपने इधर छोड़ दी और आपको औसत पता चल गया। तो इसी तरीके का आपको इस्तेमाल, अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वेल एंड गुड है, सबसे बढ़िया। आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, दिमाग में सोचेंगे और आपका आंसर यहाँ पे। बस आपको इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि भाई अंतिम संख्या कौन सी होगी, उनको ऐड करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो है हम इस कंसेप्ट पे बेस्ड अपने कुछ 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के आपके इस पे क्वेश्चन आते हैं और या पूछे गए हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं हम कैसे आप मेंटली उन्हें सॉल्व कर लेते और आपका आंसर आ जाता। चलिए देखते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में कि 50 क्रमागत विषम संख्याएं हैं आपके पास, उनका आपको क्या बताना है, उनका आपको औसत बताना है। औसत कितना होगा 50 क्रमागत विषम संख्याओं का। तो आप कहेंगे, पहले मैं उस वाले कंसेप्ट से बता देता हूँ आपको, पहली प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या वाले से। तो आप कहेंगे 50 क्रमागत विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। आपको 50वीं विषम संख्या निकालनी है, तो आप कहोगे 50 को 2 से गुणा कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि आपको पता है विषम संख्याओं के बीच भी अंतर कितना होता है, 2 का होता है। तो आप कहोगे 100 है।
तो 100 क्या होती है? एक सम संख्या होती है। आपको पता है सम संख्या से पहले वाली संख्या से विषम संख्या स्टार्ट होती है, क्योंकि सम संख्या कहाँ पे है? 2 से ये पहले वाली संख्या ही विषम संख्या। तो आप कहोगे 100 से पहले वाली क्या होगी? 99। ये कौन सी संख्या होगी आपकी? ये वो 50वीं संख्या होगी। तो आप 99 और 1 को ऐड करेंगे 100, और 100 को 2 से भाग देंगे तो आप कहोगे कितना आ गया आपका? 50। और ये क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, तो अब मेंटल वाले कैलकुलेशन से हम करके देखते हैं कि आपकी संख्या क्या हो सकती थी। आपने कहा देखो भाई 50 है, 50 क्रमागत संख्याएं होंगी, 50 क्रमागत संख्याएं होंगी, यानी कि मैं कह दूं अगर मुझे बराबर करना है तो 25 इधर छोड़नी पड़ेगी, मुझे 25 इधर छोड़नी पड़ेगी, तभी तो वो बीच की जो संख्या होगी वही तो इनका औसत कहलाएगी। तो देख लेते हैं कि 25 संख्याएं और 25 संख्याएं मुझे इधर छोड़नी पड़ेंगी और वो आपकी बीच वाली औसत हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि बीच की जो 25वीं संख्या है, यानी 25 के बाद कौन सी आएगी यहाँ पे, यानी कि इनके बीच की संख्या होगी, यानी 25 से अगली संख्या जो होगी या इससे पहले वाली, आप कह सकते हो कि इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है? 2 का होगा। 25 संख्या इधर छोड़ने के बाद, 25 संख्या इधर छोड़ने के बाद, तो आप कहोगे वो जो बीच वाली संख्या होगी वो होगी, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी 25वीं, उससे अगली संख्या क्या होगी जिसमें हम 1 जोड़ के अपना आंसर पता कर सकते हैं। तो आपको पता 25वीं संख्या कौन सी आनी है? 25, इसमें 2 का गुणा करेंगे 50। आप कहेंगे कि 50 तो सम संख्या होती है, तो इससे पहले वाली 49 जो है वो कौन सी होगी? 25वीं आपकी विषम संख्या होगी। आपको पता चल गया 25वीं विषम संख्या 49 है, और अगर यहाँ कहूँ 26वीं कौन सी हो जाएगी? 51 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 26वीं संख्या आ जाएगी। आपको पता है इन दोनों के बीच की संख्या क्या होना चाहिए था? औसत होना चाहिए था। इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? 50, और यही आपका औसत निकल जाता। ठीक है, इस मेथड से आप करेंगे तो आपको सिर्फ मेंटली सोचना है कि मेंटली वो कौन सी संख्या हो सकती है। इस पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी। जैसे ही आप इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप तुरंत सोच पाएंगे कि हाँ ये वाली संख्या ऐसे हो सकती है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि भाई 100 सम संख्याएं हैं, 101 सम संख्याएं हैं, उनका औसत ज्ञात करो क्या होगा, उनका औसत कितना होगा। ठीक है, अब 101 सम संख्याएं तो आपको पता है, मेंटली सोचते हैं पहली सम संख्या तो 2 हो जानी है, ठीक है, और अंतिम हो जानी है 101 में 2 की गुणा करोगे तो 202 हो जानी है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 202 और 2 204, और उसे भाग दोगे और कितना आ जाएगा? 202 और 204 को आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 204 को अगर 2 से भाग देते हो तो 102 आ जाएगा। 102 क्या हो जाएगा आपका? ये आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ मेंटली सोचना था कि औसत कैसे निकालूं मैं। आपको पता है 101 संख्याएं हैं, 101 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या जो है वो औसत होगी। अब बीच वाली संख्या औसत होगी तो यानी कि 50 संख्याएं आपको इधर छोड़नी पड़ेंगी और 50 आपको इधर छोड़नी पड़ेंगी, तभी तो आपकी 101 संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि 50 इधर है, 50 इधर है, और एक आपकी संख्या बीच में रह जाएगी। तो ये बीच वाली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 51वीं संख्या होगी। अगर ये 51वीं संख्या होगी, आपने मेंटली सोच लिया इस चीज़ को, तो आपको पता है सम संख्या में सिर्फ 2 का गुणा करना होता है। 51 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 102, और ये आपका आंसर है। ये मैंने औसत निकाला था। ठीक है, तो आप मेंटली सोचें कि आपकी चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं चीज़ों का। ठीक है, अब इस पे एक डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा गया था 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणजों मतलब मल्टीपल, यानी कि जो 11 से कटते हो। मल्टीपल क्या होते हैं या गुणज क्या होते हैं? जो संख्या 11 से कटेगी वो 11 के क्या कहलाएंगे? आपके मल्टीपल कहलाएंगे। अब देखो इसे दोनों तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको। अब आपको पता चल गया कि ऐसी 11 गुणज हैं जो 11 से कट रहे हैं, यानी कि उन सभी संख्याओं के बीच अंतर कितना चल रहा है? 11 का अंतर चल रहा है। अगर 11 का अंतर चल रहा है तो आपको पता चल गया कि ये क्रम में है सीरीज की, अंतर 11-11 पे है, तो यानी कि क्रमागत संख्याएं हैं। तो आपको पता चल गया, और साथ में कह रहा है प्रथम 11 गुणज, यानी कि 11 से शुरुआत हुई है चीज़ों की, और कहाँ तक जाना है हमें? 11वें गुणज तक जाना है।
अब जब 11वें गुणज तक जाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि 11वां गुणज क्या होगा, 11 गुणा 11, क्योंकि गुणज है 11 का, तो आप कहोगे 11 गुणा 11 121। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया पहली संख्या तो मेरी 11 है और अंतिम संख्या कितनी है 121। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये 132। अब आपको बटे 2 कर देना है, जैसा कि आपका फॉर्मूला है। तो 2 से अगर इसे भाग करेंगे 6 12 और 6 12, क्या आ गया आपका आंसर 66 आ गया। ठीक है, ये आपका औसत हो जाएगा। अब आप इसे मेंटली कैसे सोच सकते थे वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, आपने कहा कि भाई मेरे पास 11 संख्याएं होंगी, कुल होंगी भाई 11 संख्याएं, आपको इन्हें बराबर करना है, तो यानी कि बीच वाली जो संख्या होगी वो इनका औसत कहलाएगी। आपसे कहा गया भाई ये बीच में एक संख्या है, तो भाई मुझे 6 इधर छोड़नी पड़ेंगी, 5 इधर छोड़नी पड़ेंगी और 5 इधर छोड़नी पड़ेगी, और बीच वाली एक संख्या, तो कुल मिला के कितनी संख्याएं हो गई 11 संख्याएं होगी। तो आप कहोगे भाई बीच वाली संख्या कौन सी कहलाई, जब मैंने 5 इधर छोड़ दी है तो ये कौन सी संख्या होगी, छठी संख्या होगी। 6 के बाद 5 इधर आ जाएंगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी 11 हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना था, आपको पता चल गया छठी संख्या जो है मेरा एवरेज होना था, यानी कि औसत होना था। और आपको ये भी पता है कि ये 11 के अंतराल पे है, तो ये 11 का गुणज है, तो 11 6 66। आपको कुछ नहीं, ना ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना, कुछ नहीं, आपने सीधा सोचा और सीधा आंसर लगा कर आपने सवाल को पूरा कर लिया। ठीक है, ये तो थे इस मेथड पे बेस्ड आपके क्वेश्चन कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आप और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें तो, और अगर यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर अभी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है इस कंसेप्ट में तो आप कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे आपको दिक्कत है, हम उस टॉपिक को आगे आने वाले अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ और चीज़ें सीख लेते हैं इससे औसत से आपको क्या क्या चीज़ें और आ सकती हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस वाले टाइप पे हमारे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे और कैसे आप उन्हें क्या अप्रोच, क्या तरीका होना चाहिए था आपको उन्हें सॉल्व करने का, जिससे कि आप अपना टाइम बचा सकते थे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको लास्ट वाले कंसेप्ट पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, मुझे वानी सॉल्व करना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताना है आपको, तो आप कहेंगे मैं सीधा मेंटल कैलकुलेशन पे चलता हूँ, 7 के 7 ही गुणज पता करने, तो बीच वाला कोई गुणज होगा जो औसत होगा, 3 यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे मुझे, 3 गुणज यहाँ छोड़ने पड़ेंगे, यानी आप कह सकते हो कि भाई मेरा चौथे वाला गुणज जो है वो औसत होगा। तो आपको तुरंत पता चल गया जो चौथे वाला गुणज है वो कितना होगा 28, और ये इसका आंसर था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मेंटल कैलकुलेशन करने। चलिए अब जो है हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कि आपको सबसे छोटी जो संख्या होगी वो और जो सबसे बड़ी संख्या है वो ज्ञात करनी है, वो कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि इसका बेसिक क्या होता है, फिर हम अपने मेंटल वाले कैलकुलेशन पे चलेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने वो 5 संख्याएं माना, संख्याएं क्या है मेरी, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरी, पहली n होगी, दूसरी n+1, तीसरी n+2, चौथी n+3, पांचवी n+4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं। सवाल में क्या दिया हुआ कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 दे रखा है हमें, तो क्रमागत हैं तो इसका मतलब उनके बीच अंतर जो है सेम है, यानी कि अंतर कितना है उनके बीच, 1 अंतर है। तो आप इन दोनों को अगर घटा के देखें, सबके बीच अंतर कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो आपको पता है औसत बराबर होता है परिणामों का कुल योग, यानी कि इनका कुल योग कितना हो जाएगा, n + n+1 + n+2 + n+3 + n+4, ये आपका परिणामों का कुल योग हो जाएगा बटे परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है इनकी, 5 है, ये आपका औसत हो जाएगा। और ये कितने के बराबर दिया हुआ हमें, 23 के बराबर ये आपको दिया हुआ। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो 5n + 2 1 3 3 6 4 10 बटे 5 कितना हो जाएगा आपका 23। दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n+2 बराबर 23। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी आपको पता चल गया सबसे छोटी संख्या क्या मानी थी मैंने, n का मान कितना आ गया 21 आ गया, और सबसे बड़ी संख्या क्या है n+4, तो 21 + 4 करोगे कितना आ जाएगा 25। यही आपकी वो 2 संख्याएं थी जिनसे आप
अपनी आंसर निकाल सकते थे। अब देखिए इसमें हम मेंटल कैलकुलेशन पे चलते हैं कि मेंटल कैलकुलेशन करके आप कैसे इनको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ दिमाग में सोच के निकाल लेते हैं आप इन चीज़ों को। देखिए आपसे कहा गया कि 5 संख्याएं हैं आपके पास। जब 5 संख्याएं हैं आपके पास तो आप कहोगे कि भाई बीच वाली संख्या ही औसत होनी चाहिए। औसत तो वही होता है कि जो बीच में होता है क्रमागत संख्याओं में। तो आपने कहा बीच में कोई संख्या थी, वो मेरा औसत थी, तो मुझे 2 संख्या इधर छोड़नी पड़ेगी, 2 संख्या इधर छोड़नी पड़ेंगी, तभी तो बीच वाली संख्या आएगी मेरी। अब आपको पता है कि बीच वाली संख्या ही औसत होती है, तो ये औसत ही है हमारी। और औसत कितना दिया हुआ हमें? 23। आपको पता चल गया कि जो औसत है वो 23 दिया हुआ है, तो बीच वाली संख्या 23 है। मुझे सबसे छोटी निकालनी है, तो 2 इधर है, तो मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा, यहाँ जाएगा आपका 21। और जो अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो ये यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 25। तो आपको दोनों छोटी संख्या मेंटली आपने निकाल ली कि क्या थी मेरी, 21 और 25। अगर आप इसमें थोड़ी और कैलकुलेशन कम करना चाहते हो तो आप इन संख्याओं को ऐसे भी मान सकते थे कि मैं बीच वाली इसको ऐसे मान लेते, n-2 एक संख्या होगी, n-1 एक संख्या होगी, n संख्या होगी एक n+1 हो जाएगी और एक n+2 हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जब आप इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको वहाँ पे कुछ भी काटने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसी में औसत में एक क्रमागत संख्याओं पे कैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 27.5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है आपका जो अभी मैंने बताया, तो सिर्फ इसे सीधा हम मेंटल कैलकुलेशन से करेंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए जब आपसे कहा गया कि 6 क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाली कोई चीज़ होगी वो हमारी औसत होगी। तो आप मान लो ये आपके पास 6 संख्याएं हैं, 3 और 3 6। तो आपने कहा यहाँ कोई बीच में जो संख्या होगी वो क्या होगी, इनका औसत होगी। अब बीच में संख्या पता चल गई, औसत आपको दिया हुआ है कितना, 27.5। आपको पता है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जिनका अंतर समान होता है, यानी कि इन सबके बीच में अंतर कितना है, इसके बीच में भी एक अंतर है, इसके बीच में भी एक अंतर है, इन दोनों के बीच में भी एक अंतर है, इनके बीच में भी एक अंतर है, इनके बीच में भी एक अंतर है। आपको पता चल गया इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो 27.5 है। तो आप कह सकते हैं ये 27 होगी और ये 28 होगी, तभी तो इनके बीच की वैल्यू क्या आएगी, 27.5 आएगी। 27.5 के बाद 28 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या होगी। जब आपको पता चल गया ये 28 है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी 30 हो जाएगी और ये आपका आंसर था। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोच करें, आप अपने टाइम को बचाएं। जितना ज़्यादा टाइम बताएंगे आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम दे पाएंगे एग्जाम में और उतने ज़्यादा आपके नंबर आ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 153 है, तो आरोही क्रम में 5वीं संख्या ज्ञात करो। अब इसमें क्या किया, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वही क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड ही। तो देखिए इसे कैसे करना था, सीधा जो है हम डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो आपसे कहा गया 7 क्रमागत विषम संख्याएं, कौन सी है, विषम संख्या है, वो भी क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम में। विषम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है, आपको पता है 2 का अंतर होता है। ठीक है, अब वो कोई सी भी ऐसी 7 क्रमागत हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करें, कोई भी 7 क्रमागत संख्या हो सकती है। लेकिन आपको अगर औसत पता है उनका तो आप ये कह सकते हो कि अगर 7 संख्याएं हैं हमारे पास, 3 और 3 6 और 1 7, तो आप कह सकते हो कि जो एवरेज होगा वो बीच में होगा कहीं पे। तो आप कह सकते हो भाई 3 मैं इधर छोड़ देता हूँ, 3 इधर छोड़ देता हूँ, तभी तो ये मेरी बीच की संख्या आ जाएगी। ये आपको दिया हुआ है 153। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि आरोही क्रम में 5वीं संख्या, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो यहाँ से बढ़ते हुए चलेंगे तो ये संख्या कहलाएगी हमारी 5वीं संख्या। तो जब आपको पता चल गया कि ये बीच वाली संख्या 153 है, आपको पता है विषम संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है, यहाँ 2 का अंतर है तो इसके बीच में भी अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। तो 153 में अगर 2 ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 155। और यही आपका आंसर था क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो अब जो है इसमें कुछ नए कंसेप्ट को सीख लेते हैं कि औसत में आने जाने वाले कैसे सवाल आते हैं। जैसे कि आपका किसी कक्षा में अध्यापक की उम्र को शामिल कर लिया गया, एज को, तो उसके औसत पर क्या फ़र्क पड़ गया, या कक्षा को छोड़ के आपके कुछ छात्र चले गए, उनसे औसत पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें सिर्फ आने जाने का खेल है बच्चों के, या जो आ रहा है
तब आने से औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो जाने वाले हैं उनसे औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको सिर्फ औसत पे देखना है क्या फ़र्क पड़ता है, उसी से आपको सभी चीज़ों का आप आंसर निकाल लेंगे कि जो आपसे चीज़ें पूछी गई हैं कि उनसे औसत पे क्या फ़र्क पड़ा, उसी को देखते हैं। उस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं क्या है वो कंसेप्ट, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले कंसेप्ट को सीख लेते हैं क्या होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए मैंने कहा कि आपसे ये 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके पास कुछ रुपए हैं, वही 10, 20, 30 और 40, ठीक है, इनके पास रुपए हैं। तो आपको पता है इनका औसत कितना होगा, इनका औसत है 25, 40, 30, 70, 20 और 10, 30, 100, 100/4, 25। आपको ये पता है कि इनका औसत कितना है, 25 है। अब देखते हैं कि किसी के आने से क्या फ़र्क पड़ता है चीज़ों पे। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 4 व्यक्ति थे, तो यहाँ पे एक 5वां व्यक्ति इनमें शामिल होना चाहता है। 5वां व्यक्ति अगर शामिल होना चाहता है, तो अगर 5वां व्यक्ति शामिल हो जाता है तो अब ग्रुप कितने आदमियों का हो जाएगा, अब ग्रुप हो जाएगा ये 5 व्यक्तियों का। अभी तक तो 4 का था, अब हो जाएगा ये 5 व्यक्तियों का। तो जो नुकसान या फ़ायदा होगा, तो जो ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप को होता है नुकसान और फ़ायदा। तो अब 5 हो जाएंगे मेंबर, तो अब इन 5 को होगा, या तो नुकसान जो भी होगा वो भी 5 को होगा, या जो फ़ायदा होना है वो भी इन 5 को ही होना है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 5वां जो व्यक्ति है यहाँ पे आपके कितने एक्स्ट्रा ले आया, मैं कहता हूँ आपसे ये 50 रुपये लेके आ रहा है। इनके पास थे 10, 20, 30 और 40 रुपये, इनके पास कोई व्यक्ति 50 रुपये लेके आना चाह रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझता हूँ। आपको पता चल गया कि ये 25 इनका एवरेज है, तो मैं कहता हूँ कि ये 25 अगर एवरेज है तो इनके पास 25 रुपये लेके आने वालों की संख्या अब चाहे आप कितनी भी कर दें, यानी कि अगला व्यक्ति अगर 25 रुपये लेके आएगा तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जितनी एवरेज की वैल्यू होती है उतना निकल जाए या उतना आ जाए तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके पास 25-25 थे। एक और आदमी 25 रुपये लेके आ रहा है तो ग्रुप को तो आसानी है कि भाई आ जाओ तुम भी, जब 25 है तो हमारे पास तो पहले से 25 है, तो उनको कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इतनी सी बात आपको माइंड में रखनी है कि जो औसत होता है उतने वाला अगर निकल गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उतने वाला कोई आ गया तो औसत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये जो 5वां व्यक्ति आ रहा है आपका, ये कितने 50 रुपये लेके आ रहा है। तो अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं औसत के साथ, इसको कंपेयर करते हैं। तो आपने देखा कि ये कितने 25 रुपये ज़्यादा लेके आ रहा है। अगर ये 25 लाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये 25 ज़्यादा ला रहा है। तो ये 25 का जो फ़ायदा लेके आ रहा है ये, तो ये फ़ायदा किस में जाएगा, अब पूरे के पूरे ग्रुप में जाएगा। अब ग्रुप में कितने आदमी हो गए हैं, 5। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको 4 में नहीं, अब आपके ग्रुप में 5 मेंबर हो गए, क्योंकि आपका ये 50 रुपये वाला व्यक्ति भी तो ग्रुप में आके शामिल हो गया। तो ये 25 रुपये कितने आदमी में बटेंगे, ये आपके 5 आदमियों में बट जाएंगे। तो आप कहोगे 5 रुपये। आपने कहा सबको 5-5 का फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि जितना पहले एवरेज था 25, सब में 5-5 का फ़ायदा हो जाएगा। तो नया औसत जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा आपका 25 + 5 30, ठीक है। तो अब इस 50 रुपये वाले के आने से क्या हो गया, सबका औसत 30-30-30 हो गया, यानी कि अब सबको बराबर अगर बांटना चाहूँ तो सबके पास 30-30 रुपये आपके हो जाएंगे। ये तो था किसी व्यक्ति के आने से, कि कोई व्यक्ति आया और उसके आने से एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ा। इस टाइप के अभी आगे क्वेश्चन भी देखेंगे हम कि कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या आए हुए हैं, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि किसी के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कि कोई व्यक्ति ग्रुप से जा रहा है तब क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों एक बार हम पहले आगे की चीज़ें सीखने से पहले ये देख लेते हैं कि अगर जो हमारा व्यक्ति है कोई आ रहा है, अगर वो औसत से कम लेके आ रहा है चीज़ों को, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कि तो अब आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति औसत से अगर कम चीज़ लेके आ रहा है तो उससे सभी को नुकसान ही होने वाला है। तो वो नुकसान देख लेते हैं, वो भी सेम ऐसे ही निकालना है आपको, जैसे 10, 20, 30 और 40, ये 4 व्यक्ति थे हमारे पास, इतने रुपए थे। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई व्यक्ति आना चाह रहा है 5वां, और वो सिर्फ 10 रुपये लेके आ रहा है। आप कह रहे हो कि 25 जो था हमारा औसत था, तो अब 10 रुपये लेके आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि 25 से कम लेके आ रहा है, 25 लाता कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब देख लेते कितने कम ला रहे हैं। तो आप कहोगे ये -15 कम है, यानी कि 15 कम लेके आ रहा है। तो मैंने इसको माइनस में लिख लिया। तो ये नुकसान कितने लोग झेलेंगे, इस 15 का नुकसान। ग्रुप में ये आके जुड़ गया मेंबर तो 5 हो गए,
गए तो 5 लोग इसको झेलेंगे, तो आप कहोगे -3, यानी कि औसत पे कितना फर्क पड़ेगा, 3 का फर्क पड़ जाएगा। तो आप कहोगे अब पहले औसत 25 था, अब कितना रह जाएगा, 22 रह जाएगा। तो 22 क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, ये तो था आने वाले पे। अब अगर ग्रुप को छोड़ के जा रहा है तो मैं सेम यही कहता हूँ कि आपसे ये 4 मेंबर हैं आपके 10, 20, 30 और 40। अब मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इन 4 के ग्रुप में से आपका जो कौन सा मेंबर छोड़ के चला गया, मैं कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा वाला ही चला गया आपका छोड़ के। ठीक है, अब ये छोड़ के चला गया, इनका औसत कितना है, 25 है, तो 40 वाला छोड़ के इनको चला गया। तो ये तो चला गया, अब चले जाने के बाद क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, 4 चोर थे, 4 चोर में से चोरी करके लाए थे और 4 में से एक चोर के मन में खोट आ गया, तो वो जो है उसमें से ज़्यादा पैसे लेके भाग गया। उसने सोचा कि भाई मैं सबसे ज़्यादा चोरी करके लाया हूँ, तो भाई मैं क्यों बांटूँ अपना पैसा, वो लेके वहाँ से फरार। तो अब उस जो फरार हो गया उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब वो जो बाकी के बच्चे 3 हैं वहाँ पर ग्रुप में, उनके ऊपर इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। देखिए, आप कह रहे हो कि 40 लेके भाग गया, अगर मैं कहता ये 25 लेके यहाँ से भागता तो कोई दिक्कत नहीं थी जी, 25 ही रह जाना था सबके पास, लेकिन ये ज़्यादा लेके भाग गया। तो कितना ज़्यादा लेके भाग रहा है, आप कह रहे हो 15 ज़्यादा ले गया, ये 15 ज़्यादा ले गया, तो मतलब इस ज़्यादा ले जाने से ग्रुप पे क्या पड़ेगा, नुकसान होगा ग्रुप में, यानी कि चीज़ें कम हो जाएंगी। तो आप कहोगे ये नुकसान कितने लोग झेलेंगे, 3, तो 5 का नुकसान ये तीनों के तीनों झेलेंगे। यानी कि अब जो मेरे पास 3 मेंबर बच गए थे, अब इनका जो औसत है नया, वो कितना हो जाएगा, वो पहले वाले औसत से 5 कम हो जाएगा। यानी कि अब सबका औसत कितना हो जाएगा, 20, 20, 20 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 10, 20 और 30 वाले थे, 30 और 20, 50 और 10, 60, 60 को अगर 3 में बांटता हूँ तो औसत कितना आ जाता है मेरा, 20, 20 आ जाता है। ठीक है, ये तो था अगर कोई ज़्यादा वाला भाग जाता है। अगर कोई कम वाला भाग जाए कि जिसके पास औसत से कम चीज़ हो और वो ग्रुप छोड़ के चला जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही। अब मैं कह देता हूँ यहाँ से ये 10 वाला जाना चाहता है, अगर यहाँ से 10 वाला जाना चाहता है तो आप कहेंगे कि औसत से कितना कम लेके जा रहा है, तो औसत 25 है, तो आप कहोगे ये फिर से 15 कम लेके जाना चाह रहा है। यानी कि ये जो 15 है ये यहाँ पे छोड़ के चला गया ग्रुप में। अब ये 15 अगर ग्रुप में रह गए पैसे, तो आप कहोगे ये ग्रुप वाले आपस में बांट लेंगे। तो ग्रुप वाले कितने रह गए ग्रुप में, आदमी 3 रह गए, तो आप कहोगे 15 को अगर डिवाइड करता हूँ तो 5, यानी कि 5-5 वो आपस में बांट लेंगे। तो अब नया औसत कितना हो जाना उनका, नया औसत हो जाएगा उनका 30, क्योंकि पहले था कितना 25, तो अब नया औसत हो जाएगा उनका 30, क्योंकि 5-5 ये जो 15 छोड़ के गया वो 5-5 सब में डिवाइड हो गए आपके। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है, इसी पे आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और है, वो भी देख लेते हैं क्या है, फिर इस पे जो है बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले वो जो आपका रह गया उस कंसेप्ट को हम देख लेते हैं, वो क्या है। देखिए दोस्तों, अब है ऐसा कि ग्रुप में से कोई व्यक्ति की जगह पे रिप्लेसमेंट की जा रही है, यानी कि उसको विस्थापित किया जा रहा है कि भाई उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को उसके स्थान पर बुलाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं कि एक नाव में कुछ व्यक्ति बैठे थे, उनमें एक व्यक्ति को बदलकर दूसरे व्यक्ति को उसके स्थान पर लाया गया, तो अब बताओ औसत पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जब किसी आदमी को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे के स्थान पर। तो इसमें देखते हैं हम रिप्लेसमेंट वाले में क्या करना है हमें, जिसमें रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, सेम उसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। ये आपके पास 4 आदमी थे, इनके पास 10, 20, 30, 40 रुपए थे। अब देखिए, मैं कहता हूं कि इस 40 वाले की जगह पे ये चला गया और इसकी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया। अब यहां पे भी 2 केस बनते हैं आपके, या एक तो केस बनेगा कि जब इससे ज़्यादा लेके आएगा कोई चीज़ों को, एक केस ये बनेगा कि इससे कम लेके आएगा चीज़ों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज़्यादा वाला। अगर ये 40 का जा रहा है, ठीक है, और इसकी जगह कोई 80 वाला आ रहा है, 80 रुपये वाला, तो क्या फ़र्क पड़ेगा एवरेज पे। आपको पता है इनका एवरेज कितना था, 25 था इनका औसत। अब देखो,
अगर ये 40 का चला जाता और इसकी जगह 40 का ही आ जाता तो कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, एवरेज एज इट इज़ रहना था, सेम टू सेम रहना था 25 ही। लेकिन इसकी जगह पे 80 वाला आ रहा है, तो ये इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहा है। तो कितनी ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहा है? आप कहोगे कि भाई ये 40 ज़्यादा चीज़ लेके आ रहा है। तो इस 40 का जो फ़ायदा होना है वो किन को होना है? जो इस ग्रुप में होंगे। और इस ग्रुप में अभी भी कितने मेंबर हैं? 4 ही मेंबर हैं, क्योंकि एक गया उसकी जगह दूसरा आया, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ग्रुप में। तो ये 40 जो है किसमें? 4 में डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो आप कहेंगे 40 यानी कि 10, हर मेंबर को 10-10 का फायदा हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारा? 25 + 10 यानी कि 35। अब सबका औसत कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये मेथड जो है रिप्लेसमेंट के लिए सेम वही मेथड है जो वहाँ पे इस्तेमाल किया था। बस हमें ये देखना है कि आने और जाने वाला क्या फ़ायदा लेके आ रहा है कि नुकसान लेके आ रहा है। ठीक है, वही नुकसान ग्रुप को झेलना है और वही फ़ायदा ग्रुप में बंटना है। तो उसी से फ़ायदा होगा तो औसत बढ़ जाएगा, अगर नुकसान होगा तो आपका औसत घट जाएगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि इस 40 वाले की जगह अब की बार क्या करते हैं, इस 40 वाले की जगह जो है ये चला गया और इस 40 वाले की जगह क्या हुआ, आपका 20 वाला कोई व्यक्ति आ गया। ठीक है, ये 40 वाला गया और इसकी जगह यहाँ पे आ गया 20 वाला व्यक्ति, 20 रुपये लेकर आया। अब देखो, मैं कहता हूँ कि आपसे कि अगर यहाँ से 40 की जगह 40 लेके गया था तो कोई 40 वाला ही आता, सेम प्रोसेस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, औसत एज इट इज़ 25 ही रह जाना था। लेकिन अब क्या कर रहा है, 40 की जगह 20 लेके आ रहा है। तो यानी कि ये कितने कम लेके आ रहा है? आप कहोगे ये कम लेके आया 20। अगर 20 कम लेके आया तो इस कम का नुकसान कौन झेलेगा? पूरा का पूरा ग्रुप झेलेगा। तो आप कहोगे ग्रुप में मेंबर कितने हैं? 4। तो आप कहोगे 4 × 5 = 20, 5 सबका कम हो जाएगा औसत। तो पहले कितना औसत था? 25। अब औसत कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 25 - 5 यानी कि 20। सबका औसत कितना हो जाएगा? 20। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं इसे कि 10, 20, 30। अब इस 40 वाले की जगह कितना आया था? 20 वाला आया था। अब इनका औसत देखो तो 20 और 20 40 और 30 10 40 80 हो गया है। और 80 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 20 आएगा। और यही मैंने यहाँ निकाला है आपका 20, यही मैंने यहाँ पे औसत निकाला है। ठीक है, तो हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके चीज़ों को मेंटली सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप कैसे सेकंडों में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, करते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएंगे आपके? देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, 20 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। एक शिक्षक को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है और जिसकी आयु 58 वर्ष है। तो आपको बताना है कि समूह का नया औसत कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से कैसे करना है। ठीक है, फिर हम अपने मेथड पे चलेंगे कि हम अपने मेथड से कैसे सिर्फ माइंड कैलकुलेशन करके तुरंत ऑप्शन को देख के आपको ऑप्शन को सही कर देना था। तो देखिए, आपसे कह रहा है कि कितने छात्र हैं आपके? 20 छात्र हैं और इनकी औसत आयु कितनी दी हुई है आपको? औसत आयु दी हुई है हर एक की 16, यानी कि 20 की हर एक छात्र की आयु कितनी है? 16 है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? इनकी कुल आयु हो जाएगी आपकी 16 × 20 यानी कि 320 वर्ष। आप कह रहे हो कि अध्यापक को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब अध्यापक को अगर मैं शामिल करूंगा तो अध्यापक की एज मुझे इसमें जोड़नी पड़ेगी, 68 वर्ष। तो आप देखेंगे कि टोटल कितना हो गया? 58 वर्ष, 7 और ये 8, 378। ठीक है, अब 378 हो गई है। अब यानी आपने कहा कि अब मेरे समूह जो ग्रुप है मेरा, अब वो कितने का हो गया? 21 व्यक्तियों का हो गया है और 21 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है? 378 है। तो मुझे औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे 21 से डिवाइड करना पड़ेगा और 21 से जैसे ही भाग दोगे आपको पता लगेगा 21 से कम 21 बच गया 16, 68, 21 × 8 = 168, यानी कि औसत कितना आ गया? 18 वर्ष आ गया आपका। ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक मेथड कि आप बेसिक से कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, जो आप बेसिक में प्रोसेस करते हैं। लेकिन आपको क्या है, मेंटली सॉल्व करना है। तो मेंटली देख लेते हैं एक बार, मेंटली आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये वही है, आने जाने का खेल है इस क्वेश्चन में कि भाई क्या कह रहा है कि अध्यापक आके इनमें शामिल हो रहा है। देखो, मैंने आपसे कहा कि ये 20 छात्र हैं, टोटल जो है ये क्या है? ये 20 छात्र हैं मेरे पास। अब हर एक का औसत कितना है?
16, 16, 16, 16, 16 है। तो मैं आपसे, जो मैंने आपको बात पहले भी बताई हुई है कि अगर इनमें से कोई 16 वाला आ जाए चाहे 16 वाला चला जाए, जो औसत वाली चीज़ है वो अगर चली जाती है या आ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर औसत से ज़्यादा या कम चीज़ आती है तो फ़र्क पड़ता है। तो अब देख लीजिए कि औसत से कितनी कम या ज़्यादा लेके आ रहा है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, 58 वर्ष है, और औसत से कितनी ज़्यादा लेके आ रहा है, आपने कहा 2, कहा 42, यानी आपने कहा कि जो शिक्षक है आपका वो 42 वर्ष ज़्यादा लेके आ रहा है औसत से। तो ये 42 का फ़ायदा किस किस को मिलना है, ये 42 का फ़ायदा जो ग्रुप में हो गए हैं व्यक्ति उनको मिलेगा। अब शिक्षक के शामिल होने के बाद ग्रुप में 21 मेंबर हो गए, तो ये 42 का जो फ़ायदा है वो कितने को मिलेगा, 21 को। आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, यानी कि सभी की आयु कितनी कितनी बढ़ जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा 2 का। तो आप कह रहे हो कि 16 पहले थी तो अब कितनी हो जाएगी, 16 + 2। तो आपने देखा ये क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ मेंटली सॉल्व हो गया। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 व्यक्तियों के एक समूह में 70 kg वाले व्यक्ति के चले जाने से औसत वजन में 2.5 kg की कमी हो जाती है, तो समूह का पुराना औसत ज्ञात करो। ठीक है, आपसे अब की बार पूछ रहा है समूह का पुराना औसत क्या था। अब की बार व्यक्ति क्या हो रहा है, समूह को छोड़ के जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे सवाल। आपसे कह रहा है 5 व्यक्ति हैं आपके पास, आपसे कहा गया कि इनसे एक 70 kg वाले व्यक्ति के चले जाने से, यानी कि मैं कहता हूँ ये 5वां जो व्यक्ति था ये यहाँ से 70 kg वाला चला गया। 70 kg वाले जाने से क्या हुआ कि औसत जो है वो कितना कम हो गया, औसत हो गया है 2.5 kg कमी हुई है। अब देखो इसका मतलब समझो कि अगर औसत में कमी हो रही है तो मतलब ये जो जाने वाला व्यक्ति है ये औसत से ज़्यादा लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर औसत जितना औसत था पहले उतनी चीज़ अगर यहाँ से ले जाता तो किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन औसत से क्या हुआ, ये ज़्यादा लेके गया, ये बाकी बच्चों को नुकसान दे के चला गया, यानी ये ज़्यादा ले गया। तो अब वही चीज़ देख लेते हैं कि हम ये कितना ज़्यादा लेके गया। तो आप कहते हैं कि औसत में 2.5 kg की कमी हो रही है, इसके चले जाने से ग्रुप में कितने मेंबर बच गए, आपने कहा जी 4 मेंबर बच गए, 1 चला गया। अब ये जो नुकसान या फ़ायदा होना है वो इस 4 को होना है। तो आपने कहा 4 में 2.5 की कमी हो रही है, तो आपने कहा 4 में 2.5 की कमी को देख लेते हैं टोटल कितनी कमी मिली हमें। तो 4 दूनी 8 और 10 kg की कमी हुई, यानी कि ओवरऑल जो कमी आनी थी वो कितनी आई, 10 की। यानी कि ये जो है 10 ज़्यादा लेके चला जा रहा है, जिससे इनको 2.5 की कमी मिल रही है। तो यानी कि ये कितना जाना चाहिए था, 70 में से अगर 10 कम जाता, यानी कि अगर ये 60 का जाता तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये 60 क्या हो जाएगा आपका, ये औसत हो जाएगा, क्योंकि ये 60 ले जाता तो इससे औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि 60। पुराना औसत कितना था हमारा, 60। ठीक है, तो अब इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ अलग पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्लेसमेंट वाले से कि रिप्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए आपसे कह रहा है 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 45 वर्ष है। एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से समूह की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो इसमें क्या हुआ, औसत आयु बढ़ गई, यानी कि वो जो रिप्लेसमेंट में व्यक्ति आया है वो कुछ ज़्यादा लेके आया होगा, तभी तो औसत में बढ़ावा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नए व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करनी है, यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया है कि उसकी जो आयु है वो औसत से तो ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कितनी आएगी। अब देखो सबसे पहले इसे हम बेसिक से देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या हो सकता था हमारा। आपसे कहा कि 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। औसत आयु 45 वर्ष है। तो मैं कहता हूं कि आपसे कि 45 वर्ष औसत आयु है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी इन लोगों की, कुल आयु हो जाएगी आपकी 12 गुना 45। तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 6 54, 540। ये इतने वर्ष क्या हो जाएगी, इनकी कुल आयु आपकी हो जाएगी। अब इनमें क्या हुआ, एक का रिप्लेसमेंट हुआ और उसकी जगह नया व्यक्ति आया। तो आज भी व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, अब भी व्यक्ति 12 ही हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है, ना कि कोई आके इनमें ऐड हुआ या इनमें से कोई गया। अब
उस नए व्यक्ति के आ जाने से जो औसत है उसमें 3 की बढ़ोतरी हो रही थी, यानी पहले 45 था, अब कितना हो जाएगा 45 प्लस 3 यानी कि 48 हो जाएगा। 48 हो गया तो मैं अब कुल आयु देख लेता हूँ कितनी हो जाती है इनकी। कुल आयु कितनी हो जाएगी 48 गुना 12। तो आप कहोगे 48 गुना 12, 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48, 48 और 9 57, 576। ये नए व्यक्ति के आ जाने से कुल आयु है और ये पुरानी की कुल आयु है। तो आप देखेंगे यहाँ से अंतर कितना आ रहा है इनके बीच, अंतर आ रहा है इनके बीच 576 माइनस 540, आपने कहा 36 का, यानी कि ये जो नया व्यक्ति है वो 36 वजन ज़्यादा लेके आया है। तो आप कहेंगे कि अगर वो 45 वाला 45 से ही रिप्लेस हो जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन वो 36 ज़्यादा लेके आ रहा है। तो आप कहोगे 45 तो उसका था ही था और उससे कितना ज़्यादा लेके आया, वो 36 ज़्यादा लेके आया, तभी उनको फ़ायदा हुआ 3-3 का। तो 45 प्लस 36 करेंगे, 6 5 11 और 4 4 8, 81 वर्ष उसकी क्या थी, 81 वर्ष उसकी रिप्लेसमेंट वाले व्यक्ति की आयु थी। ठीक है, अब हम इसको मेंटली सॉल्व करके देख लेते हैं कि आप इसे मेंटली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपसे कहा जा रहा है 12 व्यक्तियों की औसत आयु 45 है, नया व्यक्ति आया, औसत आयु बढ़ गई 3-3 वर्ष। अब ये देखिए कि 3-3 वर्ष जो इनकी बढ़ी है, ये कितने व्यक्तियों की बढ़ी है। आपने कहा जी 3-3 वर्ष रिप्लेसमेंट हुआ है तो व्यक्ति उतना ही है, 12 की बढ़ी है, यानी कि वो जो आने वाला व्यक्ति है वो जो ज़्यादा लेके आया था उसकी वजह से 3 बढ़ रही है। तो आप कहेंगे मैं इस 3 को 12 में डिवाइड कर देता हूँ, तो आप कहेंगे 36 जो है मेरी कुल आयु वो एक्स्ट्रा लेके आया था। अगर वो 36 कुल एक्स्ट्रा लेके आया था तो 45 तो थी ही थी उसकी, और 36 एक्स्ट्रा लेके आया था, तो यही आपका सीधा सीधा आपको ऐड करना था, 45 प्लस 36 81 आंसर आ जाता। इतनी सारी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो थे आपके इससे आने जाने वाले कंसेप्ट से संबंधित कि आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम इसमें जो है सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन पर देख लेते हैं कि आपको पर्टिकुलर सीरीज दी होती है और उनका आपको औसत कैसे निकालना होता है। ठीक है, उनको देख लेते हैं एक बार क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। सबसे पहले तो हम एक टाइप की सीरीज पढ़ लेते हैं कि जैसे आपको एक सिंपल प्राकृत संख्याओं की एक सीरीज दी गई है, जैसे आपसे कहा गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये आपको n तक सीरीज दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है आपको ये। तो इनका अगर औसत निकालना है तो आप कहेंगे कि मुझे पहले इनका सम चाहिएगा और बटे ये जितनी संख्याएं हैं वो चाहिएंगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, n × n+1। ये क्या हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा आपका इनका सम, और डिवाइड बाई 2, ये हो जाता है आपका सम, यानी कि इनका इस सीरीज का योग हो जाता है ये। अब आपसे कह रहा है कि इनका औसत निकालना है, औसत कितना होगा। तो आप औसत को देखिए कैसे निकालते हैं। औसत आपको पता है योग बटे कुल संख्या होती है कि कितनी संख्याएं हैं। तो आपका योग कितना है, n × n+1 बटे 2 है, ये तो योग है आपका। बटे आपको कुल संख्याएं लिखनी है, कुल संख्याएं कितनी है, ये n संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे ये इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n+1 बटे 2। ये क्या है, ये वही है जो मैंने आपको क्रमागत संख्याओं में बताया था कि आपकी ये सीरीज जो है क्या है, वो बिल्कुल क्रम में है, सभी संख्याओं के बीच क्या है, एक एक का अंतर है। तो आप देखेंगे कि भाई मेरा इनका औसत क्या हो जाता है, अंतिम संख्या आपकी n थी और प्रारंभिक संख्या आपकी 1 थी और बटे 2। तो जो भी आपको सीरीज में मिलेगा जिसके अंदर क्रमागत का हो, आप उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या आप इनका यूज़ करके ही उस कंसेप्ट को बनाया गया है कि अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2। ठीक है, इसमें एक सीरीज डिफरेंट टाइप की कैसे आ सकती है, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि इनका औसत बताओ, और ये आपकी n² तक है, इनका आपको औसत बताना है, औसत कितना होगा इनका।
ठीक है, तो सबसे पहले इनका आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसके जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू 2n+1 इंटू n+1, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बटे 6। ठीक है, ये इसके योग का फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि औसत क्या होता है, योग बटे कुल संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं ये n संख्याएं हैं, तो आप इसे n से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो इस सीरीज का जो औसत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका n+1 और 2n+1 बटे 6। ये क्या होगा, इसका औसत आ जाएगा आपका। ऐसे ही इसमें क्यूब वाली सीरीज में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो क्यूब वाली सीरीज का भी एक बार देख लेते हैं हम। जैसे आपको ये दिया हुआ 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब और ये कहाँ तक है, n की क्यूब तक, ये आपकी एक सीरीज है और इसका आपको औसत पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या, इसका योग पता होना चाहिए सीरीज का, कि इसका योग क्या होता है। तो मैं इस सीरीज का योग लिख देता हूँ। इसका योग कितना होता है, यानी कि सम, इसका सम हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये क्या होता है, इसका सम होता है। ये अगर सम है तो औसत निकालने के लिए मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, इसे n से भाग देना पड़ेगा। अगर आप इसे n से भाग देते हैं तो एक n से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो औसत कितना बचेगा, n इंटू n+1 का स्क्वायर और बटे 4। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका औसत। ठीक है, क्यूब वाली सीरीज का। तो इस पे जैसे पेपर में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक बार वो देख लेते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है आपसे, वो क्या पूछा गया था आपके एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था एग्जाम में। ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक हो जाएंगे और उनके वर्गों का औसत आपको निकालना है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ किस तरीके से निकालेंगे। आपको पता है वर्गों का योग जो होता है वो होता है n+1 2n+1 और साथ में n और डिवाइड बाई 6। ये होगा उनके वर्गों का योग। अब आपको औसत निकालना है तो डिवाइड बाई क्या करते थे हम भाई, n संख्याओं के लिए था ये, तो डिवाइड बाई n कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये औसत। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ कितना मिलेगा, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6 मिलेगा आपको, जो कि क्या होगा, औसत हो जाएगा आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अब आपको 10 का निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता चल गई है कि कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 और गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो 11 सते कितना हो गया, 77। 77 बटे 2 कितना हो गया भाई, ये 38.5 यानी कि 38.5 हो गया आपका क्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लिख के आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देख लेते हैं कि और किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि 7 संख्याओं का औसत 55 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 37 तथा अंतिम 3 का भी औसत आपको दिया हुआ है वो है 63। तो आपको वो चौथी संख्या बतानी है, वो आपको चौथी संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। पहले से बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से कैसे करना था हमें क्वेश्चन को, फिर हम अपने वाले मेथड पे चलेंगे कि अपने वाला मेथड है क्या हमारा। तो देखिए आपसे कह रहा है कि 7 संख्याएं हैं, इनका औसत आपको दिया हुआ है, कितना है, 55 है। 7 संख्याओं का औसत 55 है और प्रथम 3 का कितना है, प्रथम 3 का औसत है आपका 37 और अंतिम 3 जो है, अंतिम 3 का जो औसत दिया है वो दिया है आपको 63। ठीक है, तो आपको कैसे करना है बेसिक से, आप सबसे पहले 7 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे। कुल योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 गुना 55, ये कितना हो जाएगा, 35 50 385। ठीक है, ये हो गया आपका 385। अब मैं इन दोनों का भी देख लेता हूँ, इन दोनों का कितना योग बैठता है। तो प्रथम 3 का कुल योग, प्रथम 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुना 37।
आप इसे करोगे 30 या 90, 7 या 21, 111। अंतिम 3 का आप करेंगे, अंतिम 3 का कुल योग कितना हो जाएगा? 3 गुणा 63, 36, 18 और 3 9, 179। ये अंतिम 3 का हो गया, ये प्रथम 3 का हो गया। अब आपको संख्या चौथी ज्ञात करनी है, तो मैं 7 में से ये 3 घटा देता हूँ, ये 3 घटा देता हूँ, 7 में से 6 घट जाएंगी संख्याएं, तो मेरे पास वो बची हुई संख्या जो होगी चौथी संख्या वो आपकी आ जाएगी, जो कि आपको ज्ञात करनी थी। चौथी संख्या आपको क्या थी? ज्ञात करनी थी। तो देखिए मुझे क्या करना होगा? 385 में से क्या माइनस करना होगा? 111 प्लस 189। आप कहेंगे 385 में से 100, 100, 200, 89 और 11, 100 यानी कि 300 हो गया ये। तो कितना आ गया आपके पास? 85। तो आप कहेंगे वो मेरी चौथी संख्या क्या है? 85 है, जो आपको निकालनी थी। ये आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका लंबा तरीका कि आप लंबे तरीके से या बेसिक तरीके से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अब हम अपने वाले मेथड पे चलते हैं, जिससे हम आपको क्वेश्चन अब तक कराते हुए आए हैं। देखते हैं उससे कि पहले मैं उसे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि आपको कैसे समझना है चीज़ों को। उसके बाद हम देखेंगे उसी टाइप में अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को बड़ी इजीली करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा था आपसे कि 7 का औसत जो है वो 55 था, प्रथम 3 का कितना था? 37 और अंतिम 3 का था 63। अब ये वही वाला क्वेश्चन है कि 7 संख्याएं हैं, 7 में से मैंने पहले ये 3 निकाली, फिर ये 3 निकाली, तो औसत क्या था? मैंने बताया था आपको, आने जाने का खेल था कि किसी के आने से क्या फ़र्क पड़ता है औसत पे और किसी के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 7 में से ये 6 संख्याएं बाहर निकालनी है, तो यानी कि ग्रुप में से बाहर जा रहे हैं, तो इनके बाहर जाने से क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ हम बस यहाँ पर देखेंगे। आप कहते हो कि 7 में से अब मुझे ये 3 बाहर निकालनी है। देखिए इन 7 का औसत कितना था? 55 था। अगर आप ये कहते हैं कि इन 7 में से मैं किसी को भी बाहर निकालूं जिसका जो यहाँ से 55 लेके चला जाए, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 55 लेके गया अभी भी सबका कितना रह जाएगा? 55। अगर 55 से ज़्यादा या कम लेके जाएगा तो आप देखेंगे कि औसत पे फर्क पड़ेगा आपका। तो वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब 3 जो है वो कितने लेके जा रहे हैं यहाँ से? ये 55 लेके जा रहे हैं, सॉरी 37 लेके जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 55 थे और ये 37 लेके चले गए, यानी कि ये कम लेके जा रहे हैं औसत से। तो आप देखेंगे अगर कम लेके जा रहे हैं तो ये जो बची हुई संख्या होगी उसका फायदा किसे मिलेगा? इस ग्रुप को मिलेगा इसका फायदा। तो देख लेते हैं कि कितना कम लेके जा रहे हैं। तो 55 में से 37 आप अगर माइनस करते हो तो 18 मिलता है, यानी कि ये 3 आदमी जो यहाँ से निकले या 3 संख्याएं जो निकली यहाँ से, ये हर एक संख्या 18 कम लेके जा रही है। तो आप कहते हैं कि 18 तिया 54 यहाँ पे कम लेके गई हैं, तो इस 54 का फायदा किसे मिलेगा? इन 7 को मिलेगा, या 7 में से 3 बाहर निकल गए, बचे हुए 4 को मिलेगा। तो आप कहते हो कि यहाँ पे 54 प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे और निकालनी है 3 चीज़ें। तो अब की बार कहता हूँ ये 7 में से अब कितनी बच गई हैं? 4 बच गई हैं। अब 4 में से मैं फिर से 3 बाहर निकाल देता हूँ। अब 4 में से 3 बाहर निकाल देता हूँ। अब ये 3 कितना लेके जा रही है यहाँ से? 63। अगर 55 लेके जाती तो कोई नुकसान नहीं होना था, लेकिन ये 63 लेके जा रही है। तो आप देख रहे हो कि ये कुछ ज़्यादा लेके जा रही हैं, तो वो ज़्यादा देख लेता हूँ कितना लेके जा रही है। अगर आप 63 में से 55 माइनस करोगे तो आप देखोगे कि ये 5 और 3 8 ज़्यादा लेके जा रही हैं। तो इनका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? जो वहाँ पे बच जाएगा ग्रुप में। तो 8 हर 3 संख्याएं 8 का नुकसान दे रही हैं, तो मुझे कुल नुकसान कितने का हो जाएगा? 24 का मुझे कुल नुकसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई, 54 का तो ये फायदा देके चली गई और ये 24 का ये नुकसान देके चली गई। तो मैं देख लेता हूँ ओवरऑल मुझे क्या मिला। आप कहेंगे 0, 5 में से 2 गया 3। ओवरऑल मुझे अभी भी फायदा मिल रहा है कितने का? 30 का। ये 30 का फायदा किसे मिलेगा? जो वहाँ पे बच गया। बचा कौन है? वहाँ पे आपकी चौथी संख्या बची है, चौथी संख्या बची है, और ये 30 का फायदा उसे होगा। तो उस चौथी संख्या का भी एवरेज कितना था? पहले से ही 55 था, और 30 का उसे फायदा मिल जाएगा। आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 85। ये आपका आंसर था। ठीक है, इसे कैसे करना था तेजी से आपको भी पता है कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग गया इसमें, नहीं तो टाइम कुछ भी नहीं लगना था। आपको सीधा सीधा यहाँ से देखना था कि 3 ये बाहर जा रही हैं, ये 18 जो है करके चली गई हैं।
अब ये 18 करके चली गई है, नुकसान हर एक फायदा 18 का फायदा देके जा रही है, तो 18 थी 54 का फायदा हो जाएगा। यहाँ से 3 63 है, ये 8 का नुकसान देके जा रही है, 8 थी 24 का मुझे नुकसान हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के देख लिया, 30 का मुझे अभी भी फायदा होना है, तो 55 तो पहले से था ही, 55 + 30 हो जाएगा, यहाँ से 85 आंसर आ जाएगा। ये तुरंत आंसर आ जाना था आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब की बार इसी में कुछ, अब की बार पूछ लेता है आपसे। इसमें तो वो संख्या एक अकेली बच गई थी। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अगले टाइप के क्वेश्चन में आपको एक संख्या दोनों के साथ कंबाइंड हो जाती है, तो उसका कैसे निकालना वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 67 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 63 दिया है आपको, और अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, 73। तो आपको छठी संख्या बतानी है, क्या होगी छठी संख्या। देखिए इसमें जो आपकी छठी संख्या है वो दोनों संख्याओं के साथ एक एक बार कंबाइंड हो गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है अपने वाले तरीके से हम देख लेते हैं। आपसे कहा गया कि आपके पास 11 संख्याएं हैं, 4 4 8 और 3 11। आपसे कहा गया जब मैं पहली इन 6 को लेता हूँ, 3 और 3 6, पहली 6 और ये बाद की 6, अभी इनका एवरेज कितना है, 67 है अभी इनका एवरेज। लेकिन अगर मैं इन 6 को लेता हूँ तो इनका औसत कितना हो जाता है, इनका औसत 63 हो जाता है, और इनका औसत कितना हो जाता है, 73 हो जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या देखना है कि जो छठी संख्या कॉमन आई है दोनों में, यानी कि इसमें भी गिन ली गई है और इसमें भी गिन ली गई है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ को देख लेते हैं और उसे इसमें हम जोड़ देंगे ताकि हमें संख्या पता चल जाए। अब देखिए यहाँ से आप कह रहे हो कि इन 6 का औसत 63 है, तो यहाँ से मुझे एवरेज पे कितना नुकसान हो रहा है, एवरेज पे 4 का नुकसान हो रहा है, और ये 4 का नुकसान कितनी संख्याओं पे हो रहा है, 6 संख्याओं पे हो रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ से मुझे 24 का नुकसान है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे एवरेज 67 था और यहाँ 73 हो गया, यहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है कितने का, 6 का, और कितनी संख्याओं पे फ़ायदा है, ये 6 संख्याओं पे। तो आप कहोगे यहाँ से मुझे 36 का फ़ायदा हो रहा है। अगर यहाँ से 36 का फ़ायदा है, यहाँ से 24 का नुकसान है, तो कुल मिला के मुझे क्या हो जाएगा, 24 - 36 12 का फ़ायदा, 12 का मुझे फ़ायदा होना है। तो 12 का फ़ायदा किसे मिलेगा, इस छठी संख्या को मिलेगा जो ये आपकी छठी संख्या होगी। तो 67 तो उसका एवरेज पहले से ही था, तो ये 12 का उसे फ़ायदा और दे देंगे, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 79 आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। आप इसे बेसिक तरीके से भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर 79 ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अब तक यहाँ तक जितना समझाया गया है अगर अच्छे से समझ में आया है तो वेल एंड गुड है। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और आप जो है इन सेशन को देख के आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, ताकि आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से जल्दी निकाल पाएँ। अगर आपको हमारा लेक्चर या सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी हो सके। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले लेक्चर की अपडेट बराबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे वेटेड एवरेज क्या होता है और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और उसमें आपको क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व कर सकें। हम वही चीज़ सीख रहे हैं एवरेज में कि आपको मेंटली कैसे सॉल्व करना है, कुछ सेकंडों में आपको कैसे सॉल्व करना है एवरेज के चैप्टर को। आगे के आने वाले चैप्टरों में भी हम देखेंगे कि कितनी जल्दी हम उन क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम देखेंगे वेटेड एवरेज और क्रिकेट से संबंधित सवाल, और साथ ही हम अपनी एक क्वेश्चन की सेशन सीरीज भी करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे हम और साथ में बताएंगे कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस किस टाइप के आपके एवरेज से क्वेश्चन आए थे, और साथ में देखेंगे कि क्या नए टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में।